नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो तक हम लोगों ने पढ़ने का काम किया था लेखन की उपयोगिता और लेखन शिक्षण की विधियां, और आज हम लोग पढ़ने का काम करेंगे लेखन शिक्षण में ध्यान देने की बातें। लेखन शिक्षण में ध्यान देने की बातें। लेखन शिक्षण में ध्यान देने की बातें, इसमें आपको ये बताना चाहता है, आपसे ये प्रश्न पूछने का काम करता है कि एक छात्र को किन किन चीजों का ध्यान देना आवश्यक होता है इसमें, लेखन शिक्षण में। यानी उसके कहने का सेंस ये है, इस कहने का उसके अर्थ ये है कि अगर कोई छात्र या कोई बालक लिखने का काम करता है तो उसके लेखन शिक्षण में अवरोध उत्पन्न करने वाली कौन सी चीजें हैं जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले चीज उसने ये बताने का कोशिश किया है कि लेखन शिक्षण में सबसे पहले बैठने के ढंग पर कहता है, लेखन शिक्षण में बालक के बैठने के ढंग, यानी ये कहना चाहता है कि बच्चे का जो बैठने का ढंग है, जो बच्चे के बैठने का तरीका है, वह क्या सही है या गलत है। तो उसने कहा है कि लेखन शिक्षण अर्थात लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो पहली बात उसने कह रखा है कि पहली बात है कि हमको बैठने की चीजों पे ध्यान देना चाहिए। हम बैठे कैसे, अभी कहता है अगर बैठने के ध्यान देने हैं तो कैसे बैठना चाहिए, हमको कहां बैठना चाहिए, जमीन पर। कहता है जमीन पर बैठना और जमीन पर बैठना और घुटने 90 अंश का कोण बनाइए। देखिए, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, प्रश्न आपका जो है, प्रश्न यही है कि लेखन शिक्षण में किन बातों को ध्यान देने की चीजें हैं या किन बातों का ध्यान दिया जाना चाहिए। आपका सिर्फ उत्तर इतने से है कि हमको किस पे ध्यान देना है, बैठने के ढंग पे। अगर आपसे प्रश्न कभी आ जाए कि जो बैठने का ढंग है वह कैसा होना चाहिए, अगर ये प्रश्न कभी आ जाने का काम करे कि जो बैठने का ढंग है, ये बैठने का ढंग कैसा होना चाहिए, तो आपका उत्तर होगा कि जो छात्र है जो जमीन पे बैठने का काम किया हुआ है, तो जमीन पे बैठने और घुटना, कहता है जमीन पे बैठना और घुटने क्या करेंगे कि 90 अंश का कोण बनाएंगे। यानी कहता है अगर आपका प्रश्न ऐसा बनता है तो देखिए, आगे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं। दूसरी बात कहता है कि आपको लेखन शिक्षण में और किस बात का ध्यान देना है, तो लेखन शिक्षण में आपको ध्यान देना है आंखों से कागज की दूरी। उसने कह रखा है कि एक बात और ध्यान देना है कि इस आंखों से कागज की दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए। तो आपका उत्तर अभी ये नहीं पूछ रहा, अभी प्रश्न ये क्यों पूछा है कि लेखन शिक्षण में किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। पहली बात है कि बैठने के ढंग पे ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात कहता है कि आंखों से कागज की दूरी पे ध्यान देना चाहिए, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। अभी मैं इसको बताने का काम करूंगा। तीसरी बात कहता है कलम पकड़ने की विधि, कलम पकड़ने की विधि। तीसरी बात कहता है कि कलम पकड़ने की विधि, यानी कलम को पकड़ने की क्या विधि है उस पर ध्यान देना चाहिए। और चौथा कहता है सिरो रेखा, चौथा कहता है सिरो रेखा पे ध्यान देना चाहिए। और पांचवा कहता है लिपि
प्रतीक यानी लिपि के जो प्रतीक है, जो चिन्ह है, उस पे ध्यान देना चाहिए। और अंतिम कहता है अक्षर की सुडौलता। उसने कहा कि अक्षर की सुडौलता। अगर आपका प्रश्न ऐसा बनने का काम करता है मित्रों, तब अगर ये पूछ दे कि लेखन शिक्षण में किन बातों का ध्यान देना चाहिए, तो आपका ये उत्तर होना चाहिए कि सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि बच्चे के बैठने के ढंग क्या है, आंखों से कागज की दूरी पे ध्यान देना है, और कलम पकड़ने की विधि पे ध्यान देना है, शिरोरेखा पे ध्यान देना है, और लिपि प्रतीक पे ध्यान देना है, तथा अक्षर की सुडौलता पे ध्यान देना है। ये तो ये हो गया कि ध्यान देने की चीजें ये हो गई। अगर आपका प्रश्न ऐसा बन जाए कि बैठने की ढंग कैसे होनी चाहिए, तो आपका उत्तर होगा कि बालक के जो बैठने का ढंग होता है, बालक जमीन पे बैठेगा। जमीन पे बैठना या जमीन पे बैठ करके जो बच्चे का घुटना है, वह घुटना 90 अंश का कोण बनाएगा। अगर प्रश्न ये आ जाए कि जमीन पे बैठने के ढंग, तो आपका उत्तर होगा जमीन पे। अगर आ जाए प्रश्न कि जमीन पे बैठने का ढंग, या लिख दे बैठने का ढंग, तो सामान्य सी बात है, आपका उत्तर होगा कि जमीन पर जब भी कोई बालक बैठने का काम करेगा, तो वह उसके जो घुटने हैं वे 90 अंश के कोण बनाने चाहिए, 90 अंश के कोण पर ही बच्चा बैठने का काम करेगा। ये दूसरा उत्तर है। अगर बैठने के ढंग की बात करता है तब, अगर केवल ये कहता कि लेखन शिक्षण पे ध्यान देना है, तो आप 5-6 पॉइंट इसको केवल याद कर लेना। अगर उसमें भी जाने का काम करता, दूसरा अगर पूछता है कि आंखों से कागज की दूरी, अगर ऐसा प्रश्न बना देने का काम करता है कि आंखों से कागज की दूरी, तो उसके विषय में आपको लिखना होगा कि एक सामान्य लेखन में आंखों से कागज की दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसने ये कह रखा है कि आंखों से कागज की जो दूरी है, ये दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं इससे कम। एकदम राइट 25 सेंटीमीटर। क्योंकि कहता 25 सेंटीमीटर अगर होगा तो उसको आप आसानी से परख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये कहता है कि कलम पकड़ने के ढंग, अगर आपके प्रश्न में ऐसा आ जाए कि कलम पकड़ने के ढंग, तो आपका ये उत्तर होना चाहिए कि बच्चे को सबसे पहले यह ध्यान दिलाना चाहिए, बच्चे को सिखाना चाहिए कि कलम पकड़ने का जो ढंग होता है, वह कलम पकड़ने का जो ढंग, मैं बताऊं, जैसे ये पेन है, और इस पेन को कुछ लड़के क्या करते हैं, आप देखिए, कहता है ये कलम पकड़ने के ढंग। अगर ऐसा उत्तर प्रश्न पूछता तो ये उत्तर होगा। इनका उत्तर मैं आपको बता रहा हूं। अगर वह लिख दे आपके प्रश्न में कि कलम पकड़ने के ढंग क्या होने चाहिए, कलम पकड़ने के ढंग, तो आपका उत्तर होगा कि कलम पकड़ने के जो ढंग होते हैं, तो तमाम बालक तमाम प्रकार से करने का काम करते हैं। तो कलम पकड़ने का इससे ढंग होता है। ढंग ये होता है न तो कलम को बहुत नीचे से पकड़ा जाए, ना तो बहुत ऊपर से। उसने कहा कि पेन को या कलम को ये जो है 1 इंच ऊपर से पकड़ना चाहिए। यानी इसके कहने का मतलब ये है 1 इंच ऊपर से पकड़ना चाहिए, यानी कलम को 1 इंच ऊपर से पकड़ना चाहिए। ये हो गया। आगे कहता है शिरोरेखा की बात करता है। ये शिरोरेखा क्या, सामान्य सी बात कहता है कि शिरोरेखा का मतलब ये कहता है ना, सर के ऊपर रेखाओं को खींचना ही क्या कहलाता है, शिरोरेखा कहलाता है। अगर शिरोरेखा आप लगाने का काम नहीं करेंगे तो आपके अर्थ का अनर्थ हो जाने का काम करेगा। मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो केवल लिखते चले जाते हैं, वो पढ़ने में उनको भी कठिनाई होती है कि कौन सा वाक्य किसका है, वाक्य कौन से एक में मिल जाने का काम करते हैं, समझ नहीं आ पाने का काम करता है कि कैसे का। इसलिए कहता है कि आपको क्या है, जो भी आप लिख रहे हो उसके ऊपर क्या करो, शिरोरेखा लगा देने का काम करने से क्या होता है कि आपके भाव और भावार्थ उसके दोनों स्पष्ट हो जाने का काम करते हैं। इसलिए शिरोरेखा लगाना आवश्यक होने का काम करता है। अब देखिए सामान्य सी बात है, अगर कह दे आपको राम जाता है,
और श्याम श्याम भी जाता है। ऐसा अगर कर दी, आपने कुछ नहीं किया, अगर आपने शिरोरेखा नहीं लगा, हो सकता आप तो पढ़ सकते हो सकता है अगर वाक्यांश को अपरिचित होने का काम करता, अगर यही आपका अनुच्छेद अपरिचित होने का काम करता, अपठित होने का काम करता, तो हो सकता है आप इसको यहां तक भी कर सकते हो, आप इसको यहां तक भी कर सकते हो, समझ में आएगा। ये क्या हो जाएगा, राम जाता है, यानी स्पष्ट आपका नहीं, इसलिए कहता है कि शिरोरेखा लगाने मात्र से ही भाव और भावार्थ दोनों ही स्पष्ट हो जाने का काम करता है, इसलिए से अक्षरों के ऊपर शिरोरेखा लगाना निश्चित होने का काम करता है। और आगे कहता है लिपि प्रतीक, तो कहता है देखिए कि लिपि का मतलब होता है लिखना, और चिन्ह का, प्रतीक का मतलब होता है चिन्ह। हम जो कुछ लिखने का काम करते हैं एक चिन्ह ही तो बनाते हैं, उस चिन्ह को मैं बनाता जाता हूं, वो लिपिबद्ध होती चली जाती है, और उस चिन्ह को समझने वाले, उस चिन्ह को जानने वाले लोग उसको जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या लिखने का काम किया गया, उसको कहते हैं लिपि प्रतीक। आगे कहता है अक्षर की सुडौलता, उसने कहा कि आपका जो अक्षर होगा वह सुंदर यानी सुडौल होना। देखिए दो तरह की चीजें होती है, ये कहता है एक होता है सुंदर और एक होता है सुडौल, कहता है सुंदर और सुडौल, ये बात ये कहना चाहता है। देखो सुंदर का मतलब है कि देखने में, ये देखने में क्यों सुंदर, लेकिन सुडौल का देखने में केवल अगर सुंदर है तब तो वो सुंदर है, लेकिन सुडौल का मतलब होता है एकदम जो निर्धारित साइज होना चाहिए उस साइज में होना चाहिए, एक निश्चित आकार में होना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, निश्चित आकार को सुडौल कहते हैं। देखने में अच्छा हो सुंदर कहते हैं। ये कहता है कि निश्चित रूप से आपका अक्षर कैसे होने चाहिए, सुडौल होने चाहिए। तो आपको मैंने दो प्रश्नों को यहाँ पढ़ा देने का काम किया। एक प्रश्न तो ये था कि लेखन शिक्षण में ध्यान देने की बातें क्या है, बैठने का ढंग है, कलम पकड़ने का ढंग है, शिरोरेखा है, और लिपि चिन्ह है, अक्षर की सुडौलता है, तथा कलम पकड़ने के ढंग है। अगर ऐसा आपको देखे कलम पकड़ने के ढंग क्या है तो उसको आप बता देने का काम करना। इस तरह की चीजें जिनको मैंने बताने का काम किया, समय अभाव के कारण मैं इसको शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये आपका रहा लेखन शिक्षण में ध्यान देने की बातें। और हम आपको अब अगला बताने जा रहे हैं, वह होगा आपका लेखन शिक्षण की त्रुटियां। लेखन शिक्षण की त्रुटियां, ये लेखन शिक्षण की त्रुटियां। अब देखो ये कहना क्या चाहता, पूछने का प्रयास क्या कर रहा है, वही कह रखा है कि हम जो लिखते हैं उस लिखने में हमसे गलतियां क्या होती है। त्रुटियों का मतलब कहता है हम लोग जो लिखने का काम करते हैं उस लिखने में गलती कौन सी करने का काम करते हैं, उस गलती को ही कहने का काम करा कि उस गलती को देखना क्या क्या त्रुटियां करते हैं। तो पहली त्रुटि हम लोग क्या करते हैं, पहली त्रुटि तो यह करते हैं कि विराम चिन्हों का गलत प्रयोग करते हैं। कहता है विराम चिन्हों का गलत प्रयोग, कहता है कि विराम चिन्हों का गलत प्रयोग, यानी हम लिखते समय जो बच्चे हैं ना, विराम चिन्ह का गलत प्रयोग कर देने के कारण उसका क्या होता है, अर्थ का अनर्थ हो जाने का काम करता है। वाक्य रचना संबंधी दोष, दूसरा कहता है वाक्य रचना संबंधी दोष, वाक्य रचना संबंधी दोष, यानी वाक्य की रचना करते समय जो उसमें दोष उत्पन्न होने का काम करते उसको कहते हैं वाक्य रचना संबंधी दोष। तीसरा कहता है विराम श्रृंखला की कमी, विराम
श्रृंखला की कमी। विराम यानी श्रृंखला मतलब होता है सीरीज, यानी विराम का जो क्रम होता है, विराम का जो क्रम होता है उस क्रम के विषय बताने का काम करता है कि हम अपने वाक्यांश में विराम चिन्हों की जो कमी कर देने का काम करते हैं, ये हमारा क्या है, गलती है, ये हमारी त्रुटि होने का काम करती है। और चौथा कहने का काम करता है कि विराम एवं वर्ण संबंधी अशुद्धियां, कहता है विराम एवं वर्ण, विराम एवं वर्ण संबंधी विराम एवं वर्ण संबंधी अशुद्धियां, कहता हम लोग विराम में और वर्णों के संबंध में एक निश्चित रूप से अशुद्धि को पैदा करने का काम करते हैं। ये रहा आपका लेखन शिक्षण की त्रुटियां। कहता है कि विराम चिन्हों का गलत प्रयोग हम लोग करते हैं, इसलिए वह गलत हो जाने का काम करता है। वाक्य रचना संबंधी दोष, वाक्यों की रचना करते समय भी हम लोग गलत कर देने का काम करते हैं। विराम श्रृंखला की कमी, यानी जो विराम लगाने के काम किए जाने हैं उस विराम की जो श्रृंखला है, जो कड़ी, उसमें भी कमी कर देने का काम करते हैं, जिसके कारण त्रुटियां उत्पन्न हो जाने का काम करती हैं। और विराम एवं वर्ण संबंधी अशुद्धियां, कहता विराम वर्णों के बीच में जो विराम होना चाहिए उस विराम को लगाने का काम नहीं करते हैं, इसलिए भी अशुद्धियां हो जाने का काम करती हैं। विराम को न लगाने के कारण भी अशुद्धियां हो जाने का काम करती हैं। तो ये आपका रहा लेखन शिक्षण में त्रुटि। अब आप पढ़ेंगे लेखन का अभ्यास। अगला टॉपिक है लेखन का अभ्यास, यानी लिखने का जो हमें अभ्यास करना है वो कितने तरह का था, क्या होता है। उसने कह रखा है कि छात्र को सुडौल तथा आकर्षक लिखना चाहिए। उसने कहा है कि छात्र को सुडौल तथा आकर्षक लिखना चाहिए। ये देखिए, कहता है लेखन के अभ्यास में कहता है कि आपका लेखन तब अच्छा होगा, ये तभी अच्छा हो सकता है जब आपके पास लिखने का अभ्यास होगा। इसलिए कहता है जब लिखने का आपके पास अभ्यास होगा तो निश्चित रूप से छात्र क्या करेगा, सुडौल तथा आकर्षक अक्षर लिखने का प्रयास करेगा, लिखना भी चाहेगा। यानी छात्र के अंदर जब लिखने का अभ्यास रहेगा, यानी उसको लिखने का प्रैक्टिस रहेगी, अभ्यास रहेगा, तो वो सुंदर और सुडौल अक्षरों को निश्चित रूप से लिखने का काम करेगा। दूसरी बात कहता है लेखन अभ्यास के लिए लिखना, दूसरी बात कहता है लेखन अभ्यास के लिए लिखना। देखिए, कहता है लेखन हमें क्यों करना चाहिए, अभ्यास के लिए। इसलिए रोज लिखना चाहिए क्योंकि मेरा क्या होगा, एक प्रकार का अभ्यास होने का काम करेगा। वह आप लोगों ने सुना होगा ना, अभ्यास एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अगर व्यक्ति अभ्यास करने का काम करे, प्रयास करने का काम करे, तो दुनिया की सारी चीजों को पाया जा सकता है। अगर अभ्यास नहीं करेगा, प्रयास नहीं करेगा, तो कुछ भी पाने का काम नहीं किया जा सकता। जिसे कहा गया है ना कि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है शिल्पे पड़त निशान। तो कहता आने जाने से, लगातार प्रयास करने से, लगातार अभ्यास करने से निश्चित रूप से आप असर डाल देने का काम करोगे। और अगला कहता है कि लेखन का जो अभ्यास होता है, लेखन का अभ्यास 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। लेखन का अभ्यास 3 प्रकार का होता है। नंबर एक कहता है सुलेख।
सुलेख। नंबर 2 कहता है अनुलेख। सुलेख, अनुलेख। और नंबर 3 कहता है श्रुतलेख। श्रुतलेख। नंबर 3 कहता है श्रुतलेख। तो ये देखिए कहता है लेखन का जो अभ्यास है यही कहता है कि छात्र को सुंदर और सुडौल लिखना चाहिए। दूसरी बात कहता है लेखन क्यों किया जाना चाहिए, लिखने के लिए अभ्यास करना चाहिए, यानी लेखन के लिए लिखना चाहिए। और तीसरी बात कहता है लेखन अभ्यास के 3 प्रकार होते हैं, सुलेख, अनुलेख और श्रुतलेख होने का काम करते हैं। तो आज आपने पढ़ने का काम किया कि लेखन शिक्षण की विधियां कुछ समय में मैं पुनः उपस्थित होने का काम करूंगा। अभी तब तक के लिए कष्ट के लिए खेद है। हाँ मित्रों, अभी कुछ समय के लिए कुछ अपरिहार्य कारणों से हम चले गए थे। अब हम पढ़ेंगे, अब हम ये पढ़ना चाहेंगे सुलेख किसे कहते हैं। हमारी टॉपिक होगी सुलेख। सुलेख किसे कहा जाता है? सुलेख का मतलब होता है सुंदर लिखना। सुलेख का मतलब होता है ना सुंदर लिखना। सुंदर लिखने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? सुलेख कहते हैं। और दूसरी बात कहता है, सुलेख में दूसरी बात कहता है लेखन में सुंदरता और आकर्षण होना आवश्यक है। कहता है लेखन में सुंदरता और आकर्षण होना चाहिए। कहता लेखन में सुंदरता और आकर्षण होना चाहिए। तीसरी बात कहता है सुलेख सुशिक्षित व्यक्ति की सुलेख सुशिक्षित व्यक्ति की सर्व प्रमुख विशेषता होती है या पहचान होती है और अगला कहता है यदि कोई छात्र गलत लिख रहा है तो, यदि कोई छात्र गलत लिख रहा है तो उसे हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे या उसके लेख बल्कि उसमें उसका सहयोग करना चाहिए ताकि वह सही लिख सके। देखिए, यदि कोई छात्र गलत लिख रहा है तो उसको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि उसमें सहयोग और करो कि वह सही लिखने का काम शुरू करे ताकि वह सही लिख सके। और अगली बात कहता, सुलेख लिखने से छात्र में सुंदर लिखने की क्षमता होती है। कहता है सुलेख लिखने से
छात्र में सुलेख लिखने से छात्र में सुंदर लिखने की सुंदर लिखने की क्षमता का विकास होता है। क्षमता का विकास होता है। देखिए, ये कुछ बातों को कहने का काम किया। वो ये कह रखा है कि सुलेख हम किसे कहते हैं, तो उसने कह रखा कि सुंदर लिखना। सुलेख का अर्थ होता है कि सुंदर लिखना। सुलेख का अर्थ ही होता है सुंदर लिखना। दूसरी बात कहता है लेखन में सुंदरता और आकर्षण निश्चित होना चाहिए। कहता है जो लेखन है आपका, उस लेखन में सुंदरता और आकर्षण होना आवश्यक है। तीसरी बात कहता है कि सुलेख लिखते समय या सुलेख सुशिक्षित व्यक्ति सर्वप्रमुख पहचान है। सुलेख जो होता है ना, वह सुशिक्षित व्यक्ति यानी खूब पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होता है, उसकी सबसे महत्वपूर्ण पहचान हुई है सुलेख है। अगली बात कहता है कि यदि कोई छात्र गलत लिख रहा है तो उस गलत लिखने वाले छात्र को हतोत्साहित न करने का काम किया जाए, बल्कि उसे और भी प्रोत्साहित करने का काम किया जाए ताकि वह सही लिखने का प्रयास करे। और अगली बात कहता है सुलेख लिखने से छात्र में सुंदर लिखने की क्षमता का विकास होने का काम करता है। और आज आपने सुना, आपने पढ़ा सुलेख। अगली वीडियो में पुनः मिलने का काम करेंगे। तब तक के लिए जय भारती, जय विद्यार्थी।